विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग। उसमें भारत में उद्योगों के विविध आयाम, डाइवर्सिव डायमेंशंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, काफी कुछ बता चुका हूं। आज मैंने बताना है आपको ऑटोमोबाइल उद्योग के बारे में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। तो भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग को सनराइज क्षेत्र की उपमा वर्तमान में प्रदान की गई है। क्वेश्चन बनता है यहां से, सनराइज क्षेत्र किसको कहा जाता है? आंसर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में स्वचालित वाहन असेंबल किए जाते थे, यानी सारे पार्ट्स बाहर से आते थे, यहाँ असेंबल होते थे, तब बिकते थे थोड़े बहुत जो भी थे। 1947 में प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड कुर्ला मुंबई तथा 1948 में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड उत्तरपाड़ा कोलकाता की स्थापना से स्वदेशी उत्पादन प्रारंभ हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट। 1947 में प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड कुर्ला मुंबई, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड कुर्ला मुंबई, और 1948 में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड उत्तरपाड़ा कोलकाता। आपको पता होगा पहले कारें जो होती थी वो कौन सी होती थी? या तो एम्बेसडर होती थी या फिएट होती थी, एक फिएट। बाद में आई मारुति 800, उसने मार्केट की धजियां उड़ा दी इसको बोलते। और फिर धीरे 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 करते आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखो कहां पहुंच गई है ना। तो नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा के साथ मोटर वाहन उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया तथा यात्री कार उद्योग को 1993 में लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। यात्री कार उद्योग को भी 1993 में लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। बाद में स्व अनुमोदन मार्ग से 100% एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई। 100% एफडीआई है इसमें। कितना? 100%। इस क्षेत्र में स्व अनुमोदन मार्ग के तहत बिना किसी अवधि सीमा के 5% रॉयल्टी भुगतान तथा $20 लाख के एक मुश्त भुगतान पर प्रौद्योगिकी के आयात, टेक्नोलॉजी के दृष्टि से उन्नयन की भी अनुमति है। यानी अगर एक बार में 5% रॉयल्टी का भुगतान और $20 लाख की एक मुश्त भुगतान करते हैं तो आप टेक्नोलॉजी का आयात भी कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से उन्नयन की भी अनुमति है इसमें। अप्रैल 2001 से कुछ शर्तों के साथ मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाए जाने के बाद वाहनों के मुक्त रूप से आयात की अनुमति है। पीतमपुर मध्य प्रदेश देश में ऑटोमोबाइल हब के रूप में जाना जाता है। पीतमपुर मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल हब के रूप में जाना जाता है। तो पीतमपुर कहां है आपका? मध्य प्रदेश में। ऑटोमोबाइल हब किसे कहा जाता है? पीतमपुर। ठीक है। वर्तमान समय में देश में 55 इकाइयां स्वचालित वाहनों यानी ट्रैक्टर, दोपहिया, तिपहिया वाहनों सहित का उत्पादन कर रही हैं। ये इकाइयां महाराष्ट्र में सर्वाधिक संख्या में हैं। यह उद्योग अधिकांशतः निजी क्षेत्र में है जिसमें विदेशी सहयोग बढ़ रहा है। देश में कंपनियां बस तथा ट्रक बनाती हैं। इनमें टेल्को, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा जिसको बोलते हैं मुंबई, अशोका लेलैंड, स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड चेन्नई, हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड कोलकाता, बजाज टेम्पो लिमिटेड पुणे, ये सब सम्मिलित है। मारुति उद्योग लिमिटेड गुरुग्राम में है। विभिन्न मॉडलों की यात्री कारों का अग्रणी निर्माता है। प्रीमियर ऑटोमोबाइल मुंबई, स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट चेन्नई, सनराइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेंगलुरु अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक है। हाल ही में हुंडई मोटर्स इंडिया चेन्नई के निकट, देबू मोटर्स इंडिया लिमिटेड सूरजपुर, टेल्को ये पिंपरी पुणे, होंडा आदि भी अपने नए ब्रांड के साथ बाजार में उतरे हैं। इसके अतिरिक्त फोर्ड, मित्सुबिशी, मर्सिडीज बेंज तथा फिएट जैसी विदेशी कंपनियों से भी सहयोग किया जा रहा है। इसके अलावा महिंद्रा, मारुति, टाटा, टोयोटा आदि कंपनियों के विभिन्न ब्रांड हैं। अच्छा देखो भाई, जब आप सड़क पर चलते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये गाड़ी किसकी है, ये कंपनी कहाँ की है ना। जैसे मारुति है तो ये कहाँ की है? हाँ जी, जब मारुति 800 आई थी ना तो मेरे ख्याल से 48,000 रुपए की आती थी उस समय। मतलब मैंने जो पहली बार उसका रेट सुना था, क्या गाड़ी थी भाई, गजब जिसे बोलते। मतलब मारुति 800 का मुकाबला नहीं था। पीछे बच्चे बैठे रहते थे, आगे परिवार के बड़े लोग बैठते थे, सामान सब आता था। उसने सारे बाजार की धज्जियां उड़ा दी थी, सस्ती थी और पावरफुल गाड़ी थी। क्या थी? आप उसको कहीं भी ले जा लो पहाड़ों में। फिर बाद में फिर ऑल्टो बनी, फिर कई मॉडल आए उसके, है ना। उससे पहले जो बड़े लोग होते थे वो फिएट चलाते थे। प्रधानमंत्री जैसे जो लोग होते थे वो अम्पाला चलाते थे। कौन सी गाड़ी होती थी? अम्पाला, हाँ, चौड़ी गाड़ी, है ना।
चलो जी, तो ये तो चलता रहेगा। और क्या होता है, कंपटीशन जब होता है तभी उसमें इनोवेशन भी आता है। जब ये विदेशी गाड़ियां आई ना, तो वरना तो मारुति 800 ही चलती है अभी। 800 से फिर ऑल्टो बनी, ऑल्टो से फिर अलग अलग प्रकार के क्या बने। हाँ, और ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं मारुति को, क्योंकि उसके मैकेनिक हर जगह मिल जाएंगे आपको। वैगनार बनी बिल्कुल, है ना, एरोडायनेमिक नहीं है वैगनार। क्या नहीं है? नहीं, हर कोई उस पर खोल सकता है मारुति को। विदेशी गाड़ियां जो हैं उस पर जल्दी से कोई मिस्त्री हाथ नहीं लगाता। अब आप जा रहे हो कहाँ, केदारनाथ, और बीच में हो गई खराब, आपने बुलाया मिस्त्री, उसने कहा जी इसे तो टो करना पड़ेगा, इसे तो ले जाना पड़ेगा देहरादून। इसलिए मारुति ऐसी है कि मारुति तो बगल में जो गाड़ी वाला चला रहा होगा वो भी कर देगा सही। आप नहीं आया समझ में, इसलिए प्रेफर करते हैं। लेकिन वो अपने अंदर लेके आए, कंपटीशन चला ना, कंपटीशन जब चलता है तो नए नए मॉडल्स आते हैं उसमें, देख रहे होंगे आप। कम कीमत पर बाजार जो है हमारा, वो क्या करता है, कम कीमत पर ज्यादा सुविधाएं मांगता है। क्या मांगता है? एयर बैग कंपलसरी हो चुके हैं, जो कि बहुत जरूरी था दुर्घटनाओं में। एयर बैग, पुरानी गाड़ियां थी उसमें एयर बैग नहीं होते, एयर बैग ही बोलते हैं उसको। इस प्रकार ऑटोमोबाइल उद्योग आज विकास के पथ पर उत्तरोत्तर अग्रसर है। भारतीय अर्थव्यवस्था में ऑटोमोबाइल क्षेत्र का योगदान वर्ष 2019-20 में कुल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 7.1%, औद्योगिक जीडीपी का 27%, विनिर्माण जीडीपी का 49%, यानी मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी जिसको बोलते हैं, निर्यात में 8%, आयात में 3.48%। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष क्षेत्र से रोजगार, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष क्षेत्र से रोजगार 37 मिलियन। भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग का विश्व भर में मान्यता मिल रही है। इसका मुख्य कारण कारों तथा दुपहिया 3 व्हीलर्स के निर्यात में वृद्धि होना है। भारतीय ऑटोमोटिव सेक्टर के विकास तथा अंतरराष्ट्रीय हब बनाने के लिए 10 वर्ष की मिशन ऑटोमोटिव मिशन योजना 2006-2016 बनाया गया था, जिसका उद्देश्य उत्पादन को 145 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचाना था। अरे भाई, बहुत बड़ी बात होती थी भाई पहले स्कूटर होना बजाज का। कॉलेज में छात्र छात्राएं साइकिल लेके आते थे, ये पता है आपके? डिग्री कॉलेज में नहीं पता होगा। आईडीपीएल जैसी फैक्ट्री में साइकिल स्टैंड आज भी है, वहां पर खंडर हो चुका है। साइकिलें लगती थी, हजारों साइकिलें लगती थी, क्योंकि लोग साइकिल में चलते थे। इसमें जिसके पास स्कूटर होता था कॉलेज में, उसको माना जाता था कि ये धनाढ्य व्यक्ति है, और जिसके पास बुलेट होती थी तो उसका तो रुतबा ही कुछ और होता था। और अगर कोई कार ले आया गलती से कॉलेज में, फिर तो वो क्या समझ लीजिए, हैं, महाराज महाराजा है। क्या है, स्टूडेंट लाइफ में ऐसा ही होता है। और स्कूटर पिताजी के होते थे, उनको लेकर जब जाते थे तो फिर उस स्कूटर का नाम होता था रोडवेज, क्योंकि हर कोई मांगता था, उससे अपना काम करता था। स्कूटरों के नाम क्या होते थे? कोई भी आया, मांगा, 10 रुपए का तेल डलाया, अपना काम निकाला, उसके बाद वापस कर दिया। आज हर व्यक्ति के पास आप देख रहे हैं स्कूटी। अच्छा, बीपी का एक सबसे बड़ा कारण स्कूटर था। फिर बाद में जब पुराने हो जाते थे, तो जैसे यहां से देहरादून जा रहे हैं तो बीच में खराब हो जाता था, है ना, कई बार उसकी तार टूट जाती थी। फिर आई क्या, स्कूटी, और स्कूटी ने बताया कि स्कूटर का जमाना गया। स्कूटर बड़े पावरफुल होते थे, लेकिन समस्याएं भी थी उनके साथ। बरसात हो गई तो पानी चला जाता था, है? नहीं, बाइक आई, पर मैं वैसे बता रहा हूँ, गर्ल्स और बॉयज दोनों दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। स्कूटी आई, उससे बिल्कुल सरल हो गया, लेकिन दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई। इसमें स्कूटर में एक स्पेशल स्पीड होती थी, उससे ज्यादा तेज नहीं चला सकते थे आप। स्कूटी की स्पीड ज्यादा होती है और हल्की होती है गाड़ी। स्कूटर बहुत भारी गाड़ी थी, लोहे से बनी होती थी, बजाज की। तो अगर आप समय के साथ क्या नहीं करोगे, संशोधन नहीं करोगे मार्केट के हिसाब से, तो वो चीज क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अब हम कितना भी कोशिश करें फिर दोबारा स्कूटर लाने की, तो बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि किसी और ने जगह बना ली है। और ये भी ध्यान रखना, आप कितने भी अच्छे हों, प्रतिस्थापित किए जाओगे। क्या किए जाओगे? कितने भी अच्छे हो, मतलब लोहे की गाड़ी, उसकी जगह पे क्या आ रहा, फाइबर आ रहा है लगा हुआ पूरा, हल्की गाड़ी है, पता है हमें कि उतनी मजबूत नहीं है, एक टक्कर में क्या टुकड़े टुकड़े हो जाती है ना, लेकिन फिर भी क्या प्रतिस्थापित हुई। वो किस चीज के लिए? जो चाहिए था मार्केट को वो मिल रहा था उसमें, टेंशन फ्री, गियर लगाने की टेंशन से मुक्त हो गए थे लोग। चलो, भारत के ऑटोमोटिव उद्योग को विश्व भर में मान्यता मिल रही है, बता दिया मैंने, 145 अरब डॉलर तक पहुंचाना है।
अब मैं बता रहा हूं लोकोमोटिव, वैगन और कोच उद्योग। भारत में लोकोमोटिव उद्योग की स्थापना जमालपुर तथा अजमेर में रेलवे विभाग के द्वारा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की गई थी, किंतु ब्रिटिश सरकार के उदासीन रुख के कारण कारखानों को बंद कर देना पड़ा। स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय रेलवे ने आत्मनिर्भरता की नीति अपनाई, जिसके परिणाम स्वरूप आज यह उद्योग वैगन, कोच, सिग्नल उपकरण आदि पर्याप्त मात्रा में निर्यात करने में समर्थ हो गया। क्या हो गया? आज भारत विश्व के बृहत्तम इंजन उत्पादक देशों, लोकोमोटिव मतलब होता रेल का इंजन, लोकोमोटिव मतलब रेल का इंजन उत्पादक देशों में गिना जाता है। इसकी 3 इकाइयां हैं। एक है चितरंजन लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, 1950 में स्थापित हुआ। दूसरा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये वाराणसी मडवाडीह में है। ये आईएएस का क्वेश्चन है। ये वाराणसी नहीं दिया उन्होंने, मडवाडीह दिया था ऑप्शन, मडवाडीह वाराणसी। और अगला टेल्को, ये जमशेदपुर में है, 1952 में स्थापित हुआ था टेल्को। तो इन 3 जगहों पर क्या बनते हैं? रेल के इंजन बनते हैं। धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा रेलें चलाई जा रही हैं। कोयले वाली बंद कर रहे हैं, लगभग बंद हो चुकी हैं। डीजल वाली चल रही हैं अभी, और ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, कोशिश इलेक्ट्रिसिटी से चले। ठीक है, पहले सोचो कईयों की नौकरी तो वो रिंग देने पड़ते थे, क्या खड़े रहना पड़ता था एक वो लेके। कितनी टेंशन रहती होगी उस आदमी को, ना शादी में जा पाता होगा, ना कहीं जा पाता होगा। जितनी बार रेल आनी है उतनी बार वो रिंग पकड़ाना पड़ता था। रेल के इंजन से पकड़ता था ड्राइवर का जो साइड ड्राइवर होता था। ऐसी ऐसी नौकरियां भी की लोगों ने रेलवे में। कैसी कैसी? सिग्नल क्लियर है मतलब आगे आप जा सकते हो, आगे नहीं आया समझिए, छल्ला सा देते थे। आज मैंने बता दिया कि भारत विश्व के बृहत्तम इंजन उत्पादक देशों में गिना जाता है। चितरंजन लोकोमोटिव बता दिया मैंने, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी बता दिया, मडवाडी, टेल्को जमशेदपुर। प्रथम 2 सार्वजनिक क्षेत्र में और तृतीय निजी क्षेत्र में है। जमशेदपुर वाली जो है वो निजी क्षेत्र की है, टाटा जी की है। ठीक है। रेलवे द्वारा डीजल कंपोनेंट वर्क्स की स्थापना 1983 में पटियाला में डीजल इंजनों के निर्माण तथा मरम्मत के लिए की गई थी। डीजल कंपोनेंट वर्क्स। रेलवे कोच निर्माताओं ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ पेरंबूर, कहां पर? पेरंबूर, चेन्नई के निकट पड़ता है ये। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरंबूर बृहत्तम था। इसकी स्थापना स्विट्जरलैंड के सहयोग से 1955 में की गई थी। यह निजी क्षेत्र का उपक्रम एयर कंडीशन, इलेक्ट्रिक और डीजल रेल कारों का उत्पादन करता था। रेलवे कोच फैक्ट्री आरसीएफ कपूरथला की स्थापना 1988 में की गई थी। पहियों और धुरों का आयात कम करने के लिए बेंगलुरु में एक व्हील एंड एक्सल प्लांट की स्थापना की गई थी। व्हील एंड एक्सल बोलते हैं जो बीच में पहियों के बीच में जो एक्सल लगा होता है। ठीक है, व्हील एंड एक्सल प्लांट की स्थापना की गई थी। भारत रेल की पटरियों, स्लीपरों, वैगन, कोच तथा रेलवे उपकरण अनेक अफ्रीकी तथा एशियाई देशों को निर्यात करता है। इसके प्रमुख ग्राहकों में इराक, ईरान, सूडान, केनिया, पोलैंड ये आदि हैं। यानी ईरान, इराक भी हमसे क्या लेते हैं? पटरियां लेते हैं, स्लीपर्स लेते हैं, वैगन लेते हैं, कोच लेते हैं, रेलवे उपकरण लेते हैं। ठीक है। अगला है वायुयान उद्योग। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व भारत में केवल वायुयानों का मरम्मत का कार्य होता था। 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड HAL, आज इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बोलते हैं, उस जमाने में इसको बोलते थे हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की स्थापना बेंगलुरु में एक निजी कंपनी के रूप में की गई थी, जिसे 1942 में सरकार ने खरीद लिया और कालांतर में इसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रखा। 1964 हिंदुस्तान, भाई खरीदा तो 42 में और नाम रखा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कब? 1964 में। इसके 13 डिवीजन 6 राज्यों में अवस्थित हैं। नासिक, कोरापुट तथा हैदराबाद डिवीजन मिग विमान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिग विमान बनाते हैं। कानपुर डिवीजन HS 748 एयरक्राफ्ट बनाता है। लखनऊ डिवीजन एयरक्राफ्ट के उपकरण तथा एक्सेसरीज एवं बेंगलुरु डिवीजन जो है वो हेलीकॉप्टर्स बनाता है। बेंगलुरु डिवीजन क्या बनाता है? हेलीकॉप्टर्स बनाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का प्रमुख कार्य विभिन्न प्रकार के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स तथा संबंधित रो इंजन, एवियोनिक्स, इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सेसरीज के डिजाइन बनाना, विनिर्माण करना, मरम्मत आदि करना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ब्रिटेन, फ्रांस तथा जर्मनी के सहयोग से उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, ALH बोलते हैं इनको, उन्नत हल्के लाइट हेलीकॉप्टर्स, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर तथा
हल्के लड़ाकू विमान, LCA बोलते हैं इनको, हल्के लड़ाकू विमान का निर्माण करता है। हाँ जी, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, बिल्कुल। और ALH मतलब हो गया लाइट हेलीकॉप्टर तो हो गया, लेकिन उन्नत को क्या बोल रहा है? एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स। अगला, जलयान निर्माण उद्योग। भारत में आधुनिक जलयान निर्माण का प्रारंभ 1946 में मैसर्स सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड की स्थापना के साथ हुआ। प्रथम जलयान जल ऊषा, प्रथम जलयान का नाम क्या था? जल ऊषा, 1948 में बनाया गया। 1952 में कंपनी का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइज कर दी गई और हिंदुस्तान शिपयार्ड के रूप में किया गया। इसका नाम क्या किया गया? यानी मैसर्स सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का नाम क्या हो गया? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड हो गया। कोचीन शिपयार्ड का निर्माण जापानी सहयोग से 1965 में किया गया। यह जलयानों का निर्माण तथा मरम्मत करता था। यह देश का नवीनतम और सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। यहां से क्वेश्चन बना है, देश का नवीनतम और सबसे बड़ा पोत प्रांगण, जहां पर बहुत सारे पोत क्या हो सकते हैं? रुक सकते हैं। वो कौन है? कोचीन शिपयार्ड। अरब सागर की रानी बोलते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी कोची को क्या बोलते हैं? और नेवल बेस भी है ये। क्या है? नेवी को ही समर्पित है। अगला, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता, जिसका नाम हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड HDPE हो गया है। इसकी 2 इकाइयां हैं, एक सैकिया में और दूसरी हावड़ा जिले पश्चिम बंगाल के नजीरगंज में है। कहां पर? सैकिया में, दूसरी नजीरगंज। नजीरगंज कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में पड़ता है। मझगांव डॉक मुंबई भारतीय नौसेना के लिए जलयान बनाती है। इसकी इकाइयां नावा शेवा तथा मंगलौर में है। हाल ही में इसने भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियां, मिसाइल बोट्स, विनाशक यानी डिस्ट्रॉयर्स और INGC के लिए अपतटीय पूर्ति जलयान, प्लेटफॉर्म आदि बनाना प्रारंभ कर दिया है। ऐसे ही एक गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, वास्को डी गामा बोलते हैं इसको। ये जलयानों का निर्माण तथा मरम्मत का कार्य करता है। और एक और बता दूं कि संसार भर के जितने भी बड़े जहाज हैं वो अलंग गुजरात में आते हैं टूटने के लिए। कहाँ? उनका कबाड़ निकाल के उसको तोड़ के फिर गला के जो भी बनाते होंगे प्लेट्स हैवी वेसल्स बोला जाता है। और विशाखापट्टनम में भी होना चाहिए कुछ हैवी वेसल्स का। चलो, उसके बाद में बता रहा हूं आपको पेट्रो रसायन उद्योग यानी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। पेट्रो रसायन जो है वो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नैप्था अल्कोहल और कैल्शियम कार्बाइड के यौगिक तथा रसायन होते हैं, जिनका प्रयोग सिंथेटिक रेशों, प्लास्टिक, रंगने के पदार्थ, कीटनाशकों, सिंथेटिक रबड़, औषधि, फार्मास्यूटिकल्स और सिंथेटिक डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। किसमें? डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। देश में पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जामनगर गुजरात है। और जामनगर में भी मैंने बता दिया था आपको कि वहां पर मोती खावड़ी एक जगह पड़ती है, रिलायंस की रिफाइनरी है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है, सबसे बड़ी है शायद, है ना, मोती खावड़ी। तो जहां पर रिफाइनरी होगी वहां पर पेट्रोकेमिकल्स के कई चीजें बनेंगी वहां पर, ठीक है। पेट्रो रसायन का प्रथम संयंत्र निजी क्षेत्र का यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड द्वारा ट्रॉम्बे में 1966 में तथा सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम कारखाना इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बड़ौदा को 1969 में स्थापित किया गया था। ये पेट्रो रसायन का प्रथम संयंत्र किसने बनाया था? निजी क्षेत्र का था, एक यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, इसी का था। भोपाल गैस कांड जो हुआ था ना, वो भी यूनियन कार्बाइड का कारखाना था, वो फर्टिलाइजर का था शायद, जिससे भोपाल गैस कांड हुआ था, याद है। लेकिन ये जो है वो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड द्वारा ट्रॉम्बे में 1966 में स्थापित किया गया निजी क्षेत्र का पेट्रो रसायन का प्रथम संयंत्र। और सार्वजनिक क्षेत्र का जो प्रथम कारखाना है वो इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बड़ौदा 1969 में स्थापित किया गया था। यह उद्योग भारत में अभी नवीन है और इसका भविष्य उज्जवल है। पेट्रो रसायन पर राष्ट्रीय नीति अप्रैल 2007 में बनाई गई। कोयली, हल्दिया, बरौनी, जामनगर, औरैया, गांधार, विशाखापट्टनम, तेनाघाट असम में पड़ता है, मंगलौर और लुधियाना में पेट्रो रसायन कॉम्प्लेक्स स्थापित किए गए हैं। पेट्रो रसायन के उत्पादन में 58% हिस्सा पॉलीमर्स का है। किसका? लाइसेंस की समाप्ति तथा उदारीकरण की नीति के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ब्रिटेन आदि की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी इस क्षेत्र में उतरी हैं। देश में शीर्ष 5 पेट्रो रसायन उत्पादक राज्य है। नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 4 पे तमिलनाडु, नंबर 5 पे मध्य प्रदेश। क्रम याद रखना है भाई, नंबर 1 तो जरूर याद रखना, गुजरात पेट्रोकेमिकल्स।
उसके बाद आता है भाई उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग में देश का प्रथम सुपर फॉस्फेट संयंत्र जो था वो रानीपेट तमिलनाडु में 1906 में स्थापित किया गया था। सिंथेटिक अमोनिया तथा अमोनियम सल्फेट का उत्पादन 1944 और 1947 में प्रारंभ किया गया। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में बिहार, अब तो झारखंड पड़ता है, में सिंदरी फर्टिलाइजर। जब भी आप सिंदरी नाम सुनोगे तो उसके साथ फर्टिलाइजर लगाना है आपने। कहां पड़ता है? झारखंड में पड़ता है, झारखंड में। इसके बाद नांगल पंजाब में, जो भाखड़ा नांगल बांध है ना, उसके आसपास नांगल जगह पड़ती है पंजाब में, वहां पर उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया। किंतु उर्वरक उद्योग का विकास हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। नाइट्रोजन फॉस्फेट उर्वरकों का उत्पादन जो 1951-52 में 85 से 63,000 टन था, वर्ष 2020-21 में सभी प्रकार के उर्वरकों का उत्पादन 433.66 लाख टन था। कितना? आप पूछ रहे हो हम बीमार क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हो। पूरे देश में 85,000 टन, 63,000 टन, 85,000 टन नाइट्रोजन उर्वरक बनाए जाते थे और 63,000 टन फॉस्फेट उर्वरक बनाए जाते थे। आज देश में 433.66 लाख, बोल रहा हूं मैं, टन। लाख को फिर 1000 से गुणा कर दो, इतना करोड़ किलोग्राम क्या उर्वरक खेतों में डाला जा रहा है। खेतों के माध्यम से, फसलों के माध्यम से, दानों के माध्यम से। कहां हो रहा है? वो शरीर में आ रहा है। आप बोल रहे हो हम टेंशन में क्यों है? इसीलिए कि हमने तो जी कुछ भी नहीं किया, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसीलिए हो रहा है कि खाद्य आवश्यकता तो पूरी हो रही है, लेकिन वर्ष 2020-21 में यूरिया का उत्पादन 246.03 लाख टन से घटकर 2021-22 में 187.39 लाख टन हो गया है। जबकि डीएपी का उत्पादन वर्ष 2020-21 में 37.74 लाख टन से घटकर वर्ष 2021-22 में 30.66 लाख टन हो गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर एनुअल रिपोर्ट है 2021-22 की। इस उत्पादन के साथ भारत विश्व का द्वितीय बृहत्तम नाइट्रोजन उत्पादक तथा फॉस्फेट उर्वरकों का तृतीय बृहत्तम उत्पादक बनकर उभरा है। एनपीके, पोटास वाला नहीं होता हमारे भारत में। पोटास उर्वरकों का उत्पादन नहीं होता है। इसके लिए देश को आयातों पर 100% निर्भर रहना पड़ता है। जो के है, एनपीके, 3 प्रकार के माने जाते हैं ना फर्टिलाइजर। तो एनपीके में जो के है वो 100% जो है बाहर से आता है, इसीलिए महंगा है। फिर सब्सिडी देती है सरकार उस पर। क्या करती है? उर्वरकों के उपभोग की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है कौन सा होगा? हाँ जी, अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन चीन खा रहा, फिर भारत खा रहा, फिर यूएसए खा रहा। फॉस्फेट की बात करूं PO4 की तो चीन खा रहा, भारत खा रहा, ब्राजील खा रहा। और अगर मैं पोटास की बात करूं तो चीन, ब्राजील, यूएसए, चौथे नंबर पे आता है भारत। पोटास होता ही नहीं हमारे यहाँ, तो हम तो उसको भी डालते, बाहर से मंगाना पड़ता है, महंगा है। उर्वरक उद्योग का अधिक संकेंद्रण गुजरात एवं तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। ये दोनों राज्य देश का 42% फॉस्फेट और 33% नाइट्रोजनी फर्टिलाइजर उत्पादन करते हैं। देश के शीर्ष 4 उर्वरक उत्पादक राज्य जो है, नंबर 1 पे गुजरात है, लगभग 25% नाइट्रोजनी, लगभग 25% फॉस्फेटी। तमिलनाडु जो है वो 8.6% नाइट्रोजनी, 16% फॉस्फेटी। उत्तर प्रदेश जो है 17.1 नाइट्रोजनी और 3.4 फॉस्फेटी। और महाराष्ट्र जो है 11.5 नाइट्रोजनी और 7% फॉस्फेटी उर्वरक का उत्पादन करता है। तो नंबर 1 पे गुजरात है, नंबर 2 पे तमिलनाडु है, नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश है, नंबर 4 पे महाराष्ट्र। अगर ये परसेंटेज ना भी याद हो तो क्रम याद रखना बस, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है भाई। उर्वरक उद्योग के लिए नैप्था चाहिए होता है, कोक चाहिए होता है, भट्टी गैस, इलेक्ट्रोलिटिक हाइड्रोजन और प्राकृतिक गैस जैसे फीड स्टॉक तथा रॉक फॉस्फेट, सल्फर, उच्च कोटि का जिप्सम जैसे कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। 70 से अधिक नाइट्रोजन उर्वरक बनाने वाली इकाइयां नैप्था का कच्चा सामग्री के रूप में प्रयोग करती हैं, जो अधिकांशतः आयात किया जाता है। ऐसे संयंत्र प्रायः पत्तन नगरों में या तेल शोधनशालाओं के निकट स्थापित होते हैं, जहां नैप्था सरलता से प्राप्त हो सके। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कथन कारण में कि जो फर्टिलाइजर संयंत्र हैं वो अधिकतर या तो पत्तनों में पाए जाते हैं, पोर्ट्स में, पोर्ट के अगल बगल, या फिर
रिफाइनरीज के अगल बगल पाए जाते हैं। तो रिफाइनरीज से नेफ्था प्राप्त होता है, तो कच्चे माल के रूप में नेफ्था सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए, या पोत में अगर आयात करना है तो सीधे इंपोर्ट कर सके। अब जोशीमठ में खोलेंगे फर्टिलाइजर कारखाना, बहुत महंगा हो जाएगा फर्टिलाइजर, है ना। अगला, कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तालचर उड़ीसा में है, रामगुंडम आंध्र प्रदेश में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक भट्टियों पर आधारित संयंत्र सिंदरी फर्टिलाइजर और जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। देश की एकमात्र लिग्नाइट आधारित इकाई नेवेली तमिलनाडु में अवस्थित है। ये इंपॉर्टेंट, नेवेली तमिलनाडु। प्राकृतिक गैस तथा संबद्ध गैस पर आधारित संयंत्र थाल वैशेत महाराष्ट्र, हाजीरा विजयपुर, जगदीशपुर, आंवला, गडेपन, बबराला और शाहजहांपुर में स्थापित है। एचबीजे पाइपलाइन बताई भी थी मैंने आपको, गैस पाइपलाइन है, हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर, है ना, आंवला। ये एचबीजे जो है वो हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर, ये गैस से क्या करते हैं, फर्टिलाइजर कारखानों में जाती है, जो प्राकृतिक गैस है, जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजर बनाने के लिए, ठीक है। आंवला में है, गडेपन में है, बबराला में है, शाहजहांपुर में है। वर्तमान समय में देश में 2/3 से अधिक उत्पादन क्षमता सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में निहित है, जिनमें फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एनएफएल, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एफएससीटी, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एमईएल, पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड पीपीएल और प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड पीडीआईएल सम्मिलित है। 1967 में गठित इंडियन फार्मर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको, IFFCO यानी इंडियन फार्मर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड तथा 1980 में गठित कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कृभको, इसको क्या बोलते हैं, ये आईएएस का क्वेश्चन रहेगा कभी, कृभको की फुल फॉर्म क्या होती है, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, कृभको बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी है। इफको की 5 इकाइयां कलोल तथा कांदल गुजरात में, फूलपुर इलाहाबाद, आंवला उत्तर प्रदेश तथा फूलपुर जो पड़ता है वो इलाहाबाद के आसपास पड़ता है, जवाहरलाल नेहरू की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये संसद के लिए यहीं से इलेक्शन लड़ते थे फूलपुर सीट से, है ना। तो फूलपुर आंवला हो गया उत्तर प्रदेश में, पारादीप हो गया उड़ीसा में, ये सब इफको की है। कौन कौन सी, कलोल कांदला गुजरात में, फूलपुर और आंवला उत्तर प्रदेश में, पारादीप जो है उड़ीसा में। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना फूलपुर में स्थित है, प्रयागराज में, फूलपुर प्रयागराज में। कृभको का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र जो है वो हाजीरा गुजरात में है, हाजीरा बीजापुर जगदीशपुर बताया था मैंने, एचबीजे पाइपलाइन। तो गैस आधारित जो है पहला हाजीरा है। गैस आधारित उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और जगदीशपुर कारखाने ने उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। इसके अलावा अनेक निजी क्षेत्र की उर्वरक कंपनियां उत्पादन में योगदान देती हैं। इतना समझ में आ गया? अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आता सीमेंट उद्योग, सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में बता दूं कि सीमेंट एक महत्वपूर्ण अवसंरचना उद्योग है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्री है। इसका आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड स्थान पर किया गया था। कहां पर? पोर्टलैंड सीमेंट भी सुना होगा आपने, इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। भारत में समुद्री सीपियों का उपयोग करते हुए सीमेंट का प्रथम संयंत्र चेन्नई में 1904 में स्थापित किया गया था। तत्पश्चात 1914 ईस्वी में इंडियन सीमेंट कंपनी के पोरबंदर संयंत्र गुजरात की स्थापना हुई। विगत वर्षों में भारत ने सीमेंट उत्पादन में पर्याप्त प्रगति की है। वर्ष 1950-51 में जहां सीमेंट का उत्पादन 2.7 मिलियन टन था, वहीं 2020-21 में 18-19 में तो था भाई 337.32 मिलियन टन। 19-20 में थोड़ा कम हुआ, 334.37 मिलियन टन। मिलियन समझ रहे हो भाई? 2.7 मिलियन टन से और 337.32 मिलियन टन, सोच सकते हो आप कितना सीमेंट यूज हो रहा है। और उसमें भी अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो 1/3 सीमेंट जो यूज कर रहा है वो चाइना कर रहा है। इस समय कौन कर रहा है? चाइना। भारत विश्व में चीन के बाद द्वितीय वृहद सीमेंट उत्पादक राष्ट्र बन गया है। देश में सीमेंट उद्योग 64 कंपनियों के अंतर्गत चल रहे 190 बड़े सीमेंट संयंत्र शामिल हैं, जिनका स्थापित क्षमता 32.45 करोड़ टन है। लगभग 1.11 करोड़ टन अनुमानित वार्षिक क्षमता वाले लगभग 360 लघु सीमेंट संयंत्र चल रहे हैं।
भारत अब विभिन्न प्रकार के सीमेंट का उत्पादन करने लगा है, जैसे साधारण पोर्टलैंड सीमेंट जिसको ओपीसी बोलते हैं, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट यानी पीपीसी बोलते हैं, पोर्टलैंड फर्नेस स्लैग सीमेंट इसको पीबीएफसी बोलते हैं, तेलकूप सीमेंट और सफेद सीमेंट सम्मिलित है। तो पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट पीपीसी, पोर्टलैंड फर्नेस स्लैग सीमेंट पीबीएफसी, ऐसे ही होता है तेलकूप सीमेंट, ऐसे ही होता है व्हाइट सीमेंट। भारत में सीमेंट उद्योग में प्रौद्योगिकी उन्नति तथा आधुनिकीकरण के साथ साथ कदम बढ़ाया है। यह उद्योग अधिकांशतः निजी क्षेत्र में है। एसीसी वृहत्तम, लार्सन एंड टर्बो, बिड़ला समूह, जेके समूह, दिग्विजय समूह, नर्मदा सीमेंट, आंध्रा सीमेंट, इंडिया सीमेंट, ये निजी क्षेत्र के कुछ बड़े समूह है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है सबसे बड़ी कंपनी है। सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ी कंपनी है, जिसके 10 संयंत्र म्यांमार में है, कुरकुंता में है, बीकाजन में है, राजबन में है, अकालतारा में है, नया गांव, येरागुंतला, चरखी, दादरी, आदिलाबाद और तंदूर में स्थापित है। मध्य प्रदेश में सतना सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट भाई, सतना सीमेंट का मध्य प्रदेश में कटनी, कैमूर, रतलाम, सतना और कटनी इंपॉर्टेंट है। नीमच, नीचम लिखा हुआ, नीमच है शायद, रतलाम, मेहर, नीचम या नीमच कुछ होना चाहिए आदि में प्रमुख सीमेंट कारखाने अवस्थित हैं। उत्तर प्रदेश में 4 सीमेंट संयंत्र हैं। एक तो चुर्क में है, सोनभद्र जिले में चुर्क, दूसरा है डल्ला चुनार डल्ला में, तीसरा है चुनार मिर्जापुर में, चुनार कहाँ मिर्जापुर, चौथा है डालमिया, ये दादरी में अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। चूना पत्थर की स्थिति सीमेंट उद्योग की स्थापना का प्रमुख कारक है। विंध्यन शैलों में सीमेंट वर्ग का चूना पत्थर प्रचुरता से मिलता है। जिप्सम राजस्थान में तथा कोयला झारखंड और छत्तीसगढ़ में मिलता है। यही कारण है कि इस उद्योग का वितरण विंध्य और कुडप्पा शैलों की उपस्थिति में काफी मेल खाता है। आपसे पूछा जाएगा कि सीमेंट उद्योग का जो संकेंद्रण है वो ज्यादा विंध्य और कुडप्पा शैलों की उपस्थिति से मेल क्यों खाता है, तो आपने बोलना है क्योंकि चूना वहीं मिलता है अगल बगल, है ना, चूना पत्थर, जिप्सम वहीं अगल बगल मिलता है राजस्थान में, ऐसे कोयला मिलता है आपका छत्तीसगढ़ में, इसलिए वहीं आसपास फैक्ट्रियां। वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, जब कच्चे माल एक से अधिक हो तो, समझ में आ गया। 100 टन सीमेंट बनाने के लिए 160 टन चूना पत्थर, 34 टन कोयला। ये आईएएस का क्वेश्चन है भाई, क्या क्या चाहिए होता है। उसने ये नहीं पूछा कि कितने कितने टन, उसने खाली ये पूछा क्या क्या चाहिए होता है। तो 100 टन सीमेंट बनाने के लिए 160 टन चूना पत्थर, 34 टन कोयला, 4 टन जिप्सम, चिपक जो आती है वो जिप्सम से आती है सीमेंट में, 0.4% बॉक्साइट, 0.2 टन चीका मिट्टी आवश्यक होती है। क्योंकि सीमेंट के कच्चे माल तथा तैयार उत्पाद भारी होते हैं, अतः सीमेंट उद्योग की स्थिति में परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी परिवहन, सीमेंट का उत्पादन आर्द्र तथा शुष्क प्रक्रमों द्वारा होता है। आर्द्र प्रक्रम के लिए अधिक मात्रा में जल की और शुष्क प्रक्रम के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। सीमेंट उद्योग के सर्वाधिक कारखाने आंध्र प्रदेश में हैं। कहां पर? उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। उत्पादन कौन ज्यादा कर रहा है? कारखाने ज्यादा भले ही आंध्र प्रदेश में हो, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। भारतीय सीमेंट ने बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, मध्य पूर्व एशियाई देश, बर्मा, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया देशों के बाजार में अपनी पहुंच बना ली। क्या कर ली है? अपनी पहुंच बना ली है। तो अब आगे इसके बाद बताऊंगा मैं कागज उद्योग, चीनी उद्योग और पर्यटन उद्योग, इसके बारे में अगले लेक्चर में।